जय हिंद डियर एंड वेलकम टू तोमर क्लासेस। प्यारे बच्चों, 12th फाउंडेशन कोर्स का क्लास है ये। इसमें से रिलेशन के 3 लेक्चर हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले, जिनका वीडियो अपलोड कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं उसको अगर अभी आपने नहीं देखा है तो। और उसी सीरीज़ में लेक्चर 4 है रिलेशन का, जिसमें से आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। रिलेशन कितने टाइप का होता है, डिफरेंट टाइप का, जिसमें से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव आपको चेक करना होगा। नंबर ऑफ़ रिलेशन कितने होंगे, नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने बनाए जा सकते हैं, टोटल रिलेशन कितने होंगे, यानी बहुत सारे टॉप मोस्ट क्वेश्चन इसमें आज हम लोग करेंगे, जो कि 12th बोर्ड के लिए भी बहुत अच्छे होंगे, साथ में जो है NDA एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छे होंगे। यानी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, अगर उसमें से रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन कर पाएंगे आज की क्लास को देखने के बाद। इसलिए आप इस क्लास को कम्प्लीटली देख लीजिएगा, एक एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इसी सीरीज़ में फिर नेक्स्ट वीडियो फिर आपको जल्दी से ही मिलेगा तुरंत। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। ये टेलीग्राम लिंक है बच्चों, जिसमें से आपको जो है PDF, क्लासेस लिंक, ये दोनों आपको मिलते रहेंगे। यानी जितने भी न्यू अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ज़रूर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाई NS तोमर। यूट्यूब चैनल का जो नाम हमने रखा है सेम नेम टेलीग्राम चैनल का भी है, जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो, आसानी से बच्चे जो है उसको सर्च कर सकें। ठीक है, इसलिए डियर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, और जितना से ज़्यादा हो सके अपनी सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को ये बेनिफिट मिल सके, हर एक स्टूडेंट। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो है एक अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छे ट्रिक मिल पाना, और वो भी एक सीक्वेंस में। और मेरी क्लासेस आप लोगों को पूरा सीक्वेंस में ही मिलेंगी। जिस टॉपिक को हम पढ़ाएंगे वो पूरा एक तरफ से कंप्लीट टॉपिक आपको मिलेगा, उसमें से कोई भी चीज़ छूटी नहीं होगी। उस टॉपिक को पढ़ करके आप बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ऑफलाइन में होता है सेम उसी तरीके से फील करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं एक बार फिर से कि जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, उसको किस तरीके से जो है हम प्रूव करते हैं, कैसे जो है चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, और अगर ये तीनों है तो फिर इक्विवेलेंस होगा। तो पहले इसको आपको लिखा देते हैं एक बार फिर से हम। ए रिलेशन आर इन ए सेट A is called number 1 रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव कब होगा, यानी कोई भी एक रिलेशन जिसका रिप्रेजेंटेशन हम R से करते हैं, अगर वो सेट A में डिफाइन है तो रिफ्लेक्सिव कब होगा। रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव कब होगा बच्चों, इफ A, ये दोनों सेम एलिमेंट्स बिलोंग्स टू R, यानी ये ऑर्डर पेयर, ठीक है, ये ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में होना चाहिए, उस रिलेशन में होना चाहिए। ऑल ओवर A बिलोंग्स टू R। सेकंड नंबर पर आ जाइए। सेकंड नंबर आपको सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक की कंडीशन होगी इफ A, B एंड जस्ट अपोजिट B, A बिलोंग्स टू R। लेकिन यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी, AB बिलोंग्स टू R। ये रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हो गया बच्चों, ये सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव में आपको ध्यान रखना है कि जो रिलेशन, यानी जो है सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें कोई ना कोई इक्वेशन होगा, कोई ना कोई रिलेशन कह सकते हैं उसको, ठीक है, कोई ना कोई कंडीशन होगी,
तो पूरे में आप सेम एलिमेंट रख देंगे दोनों जगह पर, ए और बी, एक्स और वाई कुछ भी हो, अगर सेटिस्फाइड हो गया तो फिर होगा रिफ्लेक्सिव। लेकिन सिमेट्रिक के लिए आपके पास ए बी का रिलेशन गिवन होगा तो आप बी ए का चेक करेंगे, अगर सेटिस्फाइड हो गया तो सिमेट्रिक होगा। थर्ड नंबर पर आ जाइए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपको क्या कंडीशन यूज करनी होगी, आपके पास ए बी साथ में बी सी यानी थर्ड एलिमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर थर्ड एलिमेंट बढ़ गया इसमें तो ट्रांजिटिव होने के लिए इन दोनों का पेयर होना बहुत ज़रूरी है। ए सी बिलोंग्स टू आर, लेकिन ए बी सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर में ही होना चाहिए, उससे बाहर नहीं, सेट ए में ही होना चाहिए। ठीक है, ये कह सकते हैं, रियल नंबर भी कह सकते हैं। सपोज करिए हमने सेट ए में डिफाइन किया है, तो सेट ए में डिफाइन किया है तो यहाँ पर भी हम सेट ए भी लिख सकते हैं। अगर सेट रिलेशन आर है यहाँ पर तो आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी कह सकते हैं इसको, सेट ए यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं हम, ए बी बिलोंग्स टू ए। उसी तरीके यहाँ भी रियल नंबर है तो रियल नंबर, अगर कोई सेट है तो सेट में भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन वे में हम लेक्चर 2 और 3 में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, यहाँ तो एक आपको रिवाइज दे रहा हूँ मैं फिर से कि एक बार फिर से कैसे इस तरीके से समझते हैं, कैसे करते हैं। इसके बाद अगर ये तीनों हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन पर आइए। ए रिलेशन आर in a set A said to be equivalence relation. Equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive, तीनों होना चाहिए। तीनों हैं तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, और अगर तीनों नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा वो। क्लियर? अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करना है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में अब तुरंत। क्वेश्चन नंबर 1, रिलेशन आर डिफाइन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर एच आर इक्वल टू। रिलेशन क्या है, एक्स कामा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये रिलेशन है हमारे पास, लेकिन एक्स 4 से छोटा होना चाहिए। तो ज़रा देखिए इसको हम जो है बना लेंगे किस फॉर्म में, तुरंत। नेचुरल नंबर पर डिफाइन है तो एक्स की वैल्यू जो है हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर, एक्स इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, जब ये पुट करेंगे तो फिर वाई की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, जब 1 पुट करेंगे आप तो 6 आएगा, 2 पुट करेंगे 7 आएगा, 3 पुट करेंगे 8 आएगा। तो जो रिलेशन बना ऑर्डर पेयर, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको हम बिल्कुल सिंपल वे में बना लेते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ये ध्यान रखिए, अगर हमें लगता है कि सेट बिल्डर से हम रोस्टर फॉर्म में बदल सकते हैं तो तुरंत बदल दीजिए उसको। ठीक है, और ये बिल्कुल सिंपल वे में बदल जाएगा। और जनरली ऐसे ही नहीं, मैं दूसरी तरीके से भी बता दूंगा आपको। ठीक है, पहले एक आप इसको जो है ऑर्डर पेयर फॉर्म में कर लीजिए, फिर इसके बाद रोस्ट जो है सीधे सीधे सेट बिल्डर फॉर्म में कर देंगे। तो जब हम ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 1 रखने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 रखने पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, 3 रखने पर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो है सेट, 2 सेट डिफाइन, 2 सेट। इसमें दोनों में किसी में भी कोई भी एलिमेंट ऐसे नहीं दिख रहे हैं आपको कि जो सिमिलर हों। और हमने आपको लिखाया क्या है, ये रही कंडीशन कि अगर ये सेम है दोनों तो रिफ्लेक्सिव होगा, और दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं तो सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर आपको दोनों केस नहीं दिख रहे हैं। ठीक है,
ए कॉमा ए ये भी नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। साथ में आप देख रहे हैं कि ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए ये भी है, यानी इंटरचेंज होकर के भी नहीं मिल रहा हमें रियल नंबर में, रिलेशन में। इसका मतलब है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव में चेक करते हैं ज़रा। तो यहाँ देखिए ये 6 पर एंड हो रहा है, 6 से शुरू होने वाला कोई भी नहीं है। ये 7 पे एंड हो रहा है, 7 से जो है कोई भी नहीं है। ये 8 से हो रहा है, 8 से कोई भी नहीं, यानी तीनों के तीनों एलिमेंट्स, तीनों के तीनों पेयर बिल्कुल इंडिविजुअली सेपरेट है। कुछ भी हमारे पास ऐसा नहीं कि जिससे इसमें जो है क्लेम कर सकें। इसमें से क्लेम करने का मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास ए बी होता है तो बी से ही स्टार्ट होने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। अगर है तभी जा कर के हम इसको ए सी बना पाएंगे, और ये होना फिर ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये इंडिविजुअल पेयर बन रहा है जो कि ट्रांजिटिव होगा। इंडिविजुअल पेयर हमेशा ट्रांजिटिव होता है, ध्यान रखिए, चाहे वो दोनों सेम एलिमेंट्स के हों चाहे डिफरेंट के। क्लेम करने के लिए अगर नहीं मिल पा रहा है इसका मतलब डेफिनेटली ट्रांजिटिव है। तो फिर आपको यहाँ पर बिल्कुल सिंपल वे में सीधा सा लिख दीजिए आर इज नाइदर या फिर नॉट रिफ्लेक्सिव not symmetric but transitive। ये आंसर हो गया, यानी ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा ना ही सिमेट्रिक होगा, लेकिन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है। अच्छा, अब ये फॉर्म हमने आप लोगों को जो है ऑर्डर पेयर में बना दिया। इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, लेकिन अब बताते हैं आपको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं। इसी क्वेश्चन को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, नेक्स्ट मेथड पर आ जाइए, यानी मेथड 2। मेथड 2 में क्या करना है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की जब बात आएगी, रिफ्लेक्सिव आपको प्रूव करना है, तो जो रिलेशन आपके पास गिवन है उसको यहाँ पर लिखिए, r इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5, राइट। ये आपने लिख दिया। ठीक है, नेचुरल नंबर है यहाँ पर, ये पता ही है आपको, एक्स वाई दोनों ही नेचुरल नंबर होंगे। जब आपने ये लिख दिया तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आपको बिल्कुल कुछ भी अलग से नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। केवल आप जो है इन दोनों को सेम एलिमेंट लिख दीजिए। यहाँ पर y लिख दीजिए, दोनों में a लिख दीजिए, जो भी आपको लिखना है लिख दीजिए दोनों में। ठीक, लिखने के बाद फिर आगे देखिए, यहाँ पर वही चीज़ यहाँ पर रखिए, y की जगह x रख रहे हैं आप तो रखिए। आज तक कभी आपने देखा ऐसा कि कोई भी नंबर पर कोई ऐड कर दिया जाए तो भी बराबर हो? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। यानी पॉसिबल नहीं है तो सीधे आपको लिखना होगा नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आ जाइए दूसरे में, फर्स्ट नंबर के बाद सेकंड नंबर पर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए वही कंडीशन आपके पास गिवन है, r इक्वल टू, उसको आप वैसे लिख दीजिए तुरंत, सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5। लेकिन इसके बाद तुरंत चेक करके देखिए, रिवर्स करके देखिए, वाई एक्स को यानी इंटरचेंज करिए और यहाँ भी इंटरचेंज करिए। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? बिल्कुल, ये भी तो जानिए कैसे नहीं होगा। होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? रीज़न ये देखिए, आपने y को 6 सेलेक्ट कर लिया, x को यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया। अब ये है वैल्यू y की, ये वैल्यू है x की। अब ज़रा इनको इंटरचेंज कर दीजिए, यहाँ 1 ले आइए, यहाँ 6 ले आइए, तो क्या बराबर हुआ है? नहीं हुआ, बिल्कुल होगा नहीं, कभी नहीं, यानी ये कभी नहीं हो सकता। जब ये सेटिस्फाइड है तो ये होने का तो कोई चांस ही नहीं है, इसलिए आप सीधे लिख देंगे नॉट सिमेट्रिक। ये दोनों मेथड है बच्चों। एक बात समझ लीजिए आप कि जिस टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, जितने टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, जितने मेथड से बन सकता है,
ठीक है, वो सभी के सभी हम आपको बता दे रहे हैं और एक बेहतरीन तरीके से बता दे रहे हैं। बस आपको ज़रूरत है बने रहने की क्लास में, पूरा समझ लेने की अच्छी तरीके से। जैसे इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया कि पहले ऑर्डर पेयर में कैसे करेंगे, यानी ऑर्डर पेयर में हमने उसको चेंज कर दिया एक्स वाई की वैल्यू रख करके, और फिर ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग कैसे चेक कर सकते हैं वो हमने बताया आपको। सेट बिल्डर में कैसे चेक करते हैं, बिल्कुल एक ऐसा मेथड बता रहे हैं हम कि चाहे जितना सिंपल से सिंपल, टफ से टफ क्वेश्चन आ जाए, आप जो है रिफ्लेक्सिव के लिए एक लिख करके दूसरा सेम करके चेक कर लेंगे। अगर ये सेटिस्फाइड है, अब इसको तो फील करना होगा कि वाकई सेटिस्फाइड होता है कभी कि नहीं होता। अब जैसे आप ये सोचें कि सर ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, तो क्या कभी आपने ऐसा देखा कि 3 बराबर 3 + 5 हो जाए? नहीं ना, ये 3 है, ये 8 हो जाएगा, तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये चीज़ आपको फील करनी होगी, वही चीज़ यहाँ भी फील करनी होगी। अब इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पर। तो जब थर्ड नंबर लेंगे हम ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए जब चेक करेंगे तो पहले तो जो रिलेशन लिखा है उसको तुरंत आप लिख दीजिए। वो रिलेशन तो ज़रूरी है, हर बार उसी को यूज करके बढ़ना है हमें। तो यहाँ पर y = x + 5 है, राइट, ये हो गया। दूसरा एक चीज़ इसके साथ और ऐड करना होगा आपको, यहाँ पर y और z, यानी एक वेरिएबल आपको और बढ़ाना, और यहाँ हो जाएगा z = y + 5, ये हो गया। अब आपको देखना है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तीसरी x z, यानी z = x + 5, क्या ये सेटिस्फाइड होगा? बिल्कुल होगा। यानी यहाँ पर कोई भी दो वैल्यू हमने ले लिया, x y z सब नेचुरल नंबर है, यहाँ पर x y z सभी का सभी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ही है, तो ये सेटिस्फाइड है। ठीक, अब जो है y की वैल्यू जो भी आई है ज़रा रख के देख लेते हैं। रखिए, यहाँ पर आपने 1 रखा, इस जगह आपने 1 रखा तो y की वैल्यू आ गई, यहाँ पर 1 रखा तो y की वैल्यू आ गई 6। यहाँ पर लिखते हैं हम x = 1 है तो उसके अकॉर्डिंग y = 6 बन गया। अब y = यहाँ 6 रखेंगे तो z = 6 + 5 11 बन गया। ठीक है, ये 11 आ गया, z = 11 आ गया। देखिए यहाँ पर, अब ज़रा इसको देखिए, यहाँ पर z = 11 हम रख रहे हैं, तो यहाँ पर z 11 रखने पर यहाँ पर हम जो पहले माने हैं वो 1 रखेंगे, तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ ना, नहीं हुआ, नहीं सेटिस्फाइड हुआ। इसका मतलब ये सभी इंडिविजुअली बनेंगे, इसका मतलब है कि सभी इंडिविजुअल, ये पेयर अलग बनेगा इंडिविजुअल, ये पेयर अलग बनेगा और ये पेयर भी अलग बनेगा, लेकिन रहेगा नेचुरल नंबर और सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि यहाँ z और x में रिलेशन है, यहाँ z y में है, यहाँ y और x में है, लेकिन तीनों सेपरेट है। बस इसलिए आपको सीधे लिख देना होगा हेंस R इज ट्रांजिटिव। ये दो मेथड हैं। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन फिर से आगे हम लोग लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन हुआ, अब मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर तुरंत। क्वेश्चन 2, ए रिलेशन आर डिफाइन इन रियल नंबर्स सच दैट r = a, b एंड रिलेशन इज a < b², यानी जो रिलेशन की कंडीशन है वो गिवन है आपके पास कि a <= b² के होगा, तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होगा? रियल नंबर पर डिफाइन है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले नंबर 1 पर आएंगे हम लोग। नंबर 1 पर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हमने आपको पहले भी कहा है कि आपके पास जो रिलेशन लिखा है उसको तुरंत लिखिए। ये लिखा आपने a <b², और इसके बाद तुरंत चेक करिए कि अगर हम रिलेशन R में सिमिलर एलिमेंट्स रख दें तो क्या सेटिस्फाइड होगा? क्या सेटिस्फाइड होगा? <a = किसके लिए सेटिस्फाइड है? ओनली a = 1 के लिए, केवल a = 1 के लिए सेटिस्फाइड है, बाकी किसी के लिए भी सेटिस्फाइड नहीं होगा।
तो केवल 1 को लेकर के नहीं चलेंगे ना हम, यहाँ तो पूरे रियल नंबर की बात है ना, पूरे रियल नंबर की बात है। तो क्या 1 से अकेले रिलेशन बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए आपको लिखना होगा नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि 1 के अलावा किसी को सेटिस्फाइड नहीं करेगा ये। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक, ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, कोई भी वैल्यू हम लेंगे तो बाकी सब में छोटा आएगा। ठीक है ना, ये बड़ा होता रहेगा। ठीक है, क्लियर? तो 1 के लिए इक्वल आ गया, बाकी सब में छोटा होगा, जबकि इक्वल भी आना चाहिए ना, तो वो पोजीशन नहीं है, 1 के अलावा और किसी में नहीं होगा। सेकंड नंबर पर आ जाइए। सेकंड नंबर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना है, आर इक्वल टू आप वही लिखेंगे रिलेशन सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, लेकिन जस्ट अपोजिट चेक करेंगे कि सेटिस्फाइड है कि नहीं। ए कामा बी, अब आप सेटिस्फाइड करेंगे तो ए कामा बी नहीं लिखना है अब आपको, अब बी कामा ए कर देना है, यानी दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए। यहाँ पर बी कामा ए और यहाँ पर बी लेस देन, तो ये बी स्क्वायर, यानी इसको यहाँ पर बी रखेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं। कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, जैसे सपोज करिए यहाँ 1 लिया आपने, यहाँ 2 ले लिया, तो ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ 2 लेंगे, यहाँ 1 लेंगे, तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ ना, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ठीक, इक्वल भी नहीं हो रहा, इसलिए सीधे आप लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट नंबर पर आ जाइए अब, थर्ड नंबर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या कंडीशन है, सेम पहले वही वैल्यू आप लिखेंगे, आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट, ये हो गया। इसके बाद तुरंत आप जो है दूसरा एंड लगा करके लिखेंगे, आर इक्वल टू ए बी की बजाय यहाँ पर लिखेंगे बी सी, और ये बनेगा बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर ए। देन थर्ड नंबर पर आ जाएंगे। अब थर्ड नंबर, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ए और सी में रिलेशन ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाए? लेस देन तो आ जाएगा, इक्वल नहीं होगा, किसी में भी इक्वल नहीं होगा, यानी लेस देन इक्वल दोनों डिफाइन होना चाहिए। दोनों डिफाइन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी आपको लिख देना होगा नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है ना, यानी ये भी नहीं होगा नॉट ट्रांजिटिव। यानी ये वाला क्वेश्चन आपने देखा, ना तो ट्रांजिटिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना ही रिफ्लेक्सिव, तीनों में से तीनों नहीं है। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 3, इफ रिलेशन आर डिफाइन इन सेट, डिफाइन इन सेट ए, ये सेट है, इस पर रिलेशन आर डिफाइन है, लेकिन कैसा डिफाइन है, ये रहा, रिलेशन आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, ये होना चाहिए। तो फिर क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, ये आपको चेक करना है। क्या तीन में से तीनों होगा, या तीनों नहीं होगा, या फिर कोई भी होगा। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव के लिए बिल्कुल सिंपल प्रोसेस में आ जाइए, सेम कंडीशन पर आइए, बिल्कुल कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों को इतना सिंपल वे में बता रहा हूँ मैं आपको कि जो है रिलेशन को बच्चे जो है जल्दी से करते नहीं, डरते हैं कि कैसे चेक करें हम, क्या होगा। लेकिन आप लोगों को जो है चाहे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप लोग कर लोगे आराम से। बस ध्यान रखना, जैसे मैं बता रहा हूँ सेम उसी तरीके आपको रखना है। हमने पहले आपसे कहा कि जो रिलेशन है उसको आप यहाँ पर रख देंगे, ये रख दिया हमने, b इक्वल टू ए प्लस 1, राइट। अब इसके बाद आपको चेक क्या करना है, तुरंत आपको सिमिलर एलिमेंट्स रख देने हैं, सिमिलर एलिमेंट्स यहाँ पर देन लिखिए तुरंत। ये सब बोर्ड का भी मेथड है, बोर्ड में भी आप लिख सकते हैं, किसी कंपटीशन में भी तुरंत सेकंडों में चेक कर सकते हैं आप। और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, तो बोर्ड में लिखने की ज़रूरत है। आर इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे आप ए कामा ए,
ए कामा ए लिखा आपने, इसका मतलब है जहाँ बी था वहाँ भी ए लिखना होगा। अब आज तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं बना कि वही नंबर खुद से एक ज़्यादा हो, ये पॉसिबल नहीं है। यानी आपको लिखना है नॉट रिफ्लेक्सिव। ये हो गया। सेकंड नंबर पर आते हैं इसके। सेकंड नंबर इसका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक जब चेक करेंगे तो फिर वही प्रोसेस को दोहराते हैं। पहला रिलेशन जो आपके पास है वो लिखिए यहाँ पर b इज इक्वल टू a प्लस 1, ये हो गया, ठीक। b इक्वल टू a प्लस 1, देन लगा के तुरंत इसको रिवर्स करिए, इनके दोनों के प्लेस चेंज करिए, b कामा a यहाँ पर भी चेंज करिए, a इक्वल टू b प्लस 1। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि b a से एक ज़्यादा है। जब b a से एक ज़्यादा है तो फिर a b से एक ज़्यादा कैसे हो सकता है? कैसे पॉसिबल है भाई? क्या कभी हम लिख पाएंगे ऐसा? 4 ग्रेटर दैन 3 है, राइट? तो क्या कभी 3 ग्रेटर दैन 4 लिख पाएंगे हम? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो वही बात यहाँ पर भी है कि कोई भी नंबर आप ले लीजिए, ठीक है ना, कोई भी नंबर, ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपको लिखना होगा नॉट सिमेट्रिक। ये हो गया क्लियर, ये हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड नंबर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या करना है? फिर से आपको वही रिलेशन लिखना है। आर इक्वल टू आपने लिखा a कामा b सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1 एंड फिर से एक बार लिखेंगे आर इक्वल, और इसके b के आगे ले लेंगे, b से c पर चलेंगे, यानी 3 वेरिएबल आपको लेना ही होगा। तो c इक्वल टू b प्लस 1 बन गया, ये बन गया, ठीक है। a प्लस 1 था, ये b प्लस 1 हो गया, ठीक। तो फिर चेक करिए क्या ये पॉसिबल है, ये भी सेटिस्फाइड हो। a कामा c, a कामा c का मतलब यहाँ पर सच दैट लिखना है आपको c इज इक्वल टू a प्लस 1। गौर से देखिए ज़रा, यहाँ पर c b प्लस 1 के बराबर है और b a प्लस 1 के बराबर है। तो फिर a प्लस 1 c के बराबर कैसे हो सकता है? a प्लस 1 तो b के बराबर है ना, ठीक है ना। तो a प्लस 1 की जगह हम b रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। b रखेंगे तो जाकर के क्या बन जाएगा यहाँ पर? इसका मतलब है कि सेटिस्फाइड ये भी नहीं हो रहा, ठीक है। a प्लस 1 b के इक्वल है, c के इक्वल नहीं, c b के b प्लस 1 के इक्वल है, इसलिए कोई चांस नहीं बनता। इसलिए आपको यहाँ लिखना होगा आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 4, इफ रिलेशन आर डिफाइन इन सेट ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, यानी जो रिलेशन है वो केवल इसी एलिमेंट पर डिफाइन है, राइट। एंड गिवन बाय दिस, यहाँ पहला पेयर है 1, 2, तो क्या आपको 2, 1 दिख रहा है? आपको कहीं 2, 1 नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यानी सीधे आपको लिखना है 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट होना ज़रूरी था। a कामा b है तो b कामा n होना ही चाहिए, ठीक है। इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पर आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद फिर हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में जो है हमारे पास 1, 1 का पेयर, 2, 2 का पेयर, 3, 3 का पेयर, 4, 4 पेयर होना ही चाहिए। तो गिवन है यहाँ पर, ये देखिए 2, 2 हो गया, 1, 1 हो गया, 4, 4 हो गया, 3, 3 हो गया। यानी सभी आइडेंटिकल पेयर मिल रहे हैं। ध्यान रखेंगे आप इस बात को
कि अगर कोई भी रिलेशन किसी सेट में डिफाइन है तो जितने एलिमेंट हैं उस सेट में उन सभी के आइडेंटिकल पेयर होना चाहिए। आइडेंटिकल पेयर का मतलब कि जैसे एलिमेंट 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, 2 है तो 2, 2, 3 है तो 3, 3, 4 है तो 4, 4, अगर 5 भी होता तो 5, 5 भी होना चाहिए। लेकिन अगर इनमें से एक भी छूट गया, एक भी आइडेंटिकल पेयर छूट गया तो आपको लिखना होगा नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे RH रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों है ये भी लिखना ज़रूरी है, बिकॉज R बिलोंग्स टू कितनी वैल्यूज हैं, 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी है, सभी के सभी हैं यहाँ पर, इसलिए इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव। अब जरा चेक करते हैं ट्रांजिटिव को। तो ट्रांजिटिव में हमने आपसे पहले भी बताया है, फिर एक बार समझ लीजिए। ट्रांजिटिव में हर एक पेयर को आपको चूज करना है, हर एक पेयर को सिलेक्ट करना है। आपने ए सेलेक्ट किया, A, B, तो B से स्टार्ट होने वाला जितना भी पेयर है वो आपको यहाँ लिखना है। हर एक पेयर में आप यही कंडीशन देखेंगे। सपोज करिए आ गया तो ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम है अगर, तो फिर हम लेंगे किसको, फर्स्ट एंड लास्ट, फोर्थ को, यानी फिर आपको A और C लाना होगा उसमें। अगर ये मिल गया तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पर हम एक एक करके बाहर ही चेक करेंगे, लिखेंगे नहीं फिर से इसको, इसी स्लाइड में ही देख लेते हैं। ये देखिए 1, 2 है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला यहाँ एक ही पेयर है, ये देखिए 2, 2, तो फिर फर्स्ट और फोर्थ 1, 2 हुआ, ऑलरेडी गिवन है, यानी ये वाला पेयर सेटिस्फाइड हुआ। ठीक, 2, 2, 2 से स्टार्ट होने वाला कोई है इसमें, नहीं है, एक ये पेयर था तो ये लिया गया अलग से। 1, 1 में आइए, 1, 1 में 1 से स्टार्ट होने वाला कोई है, ये रहा। तो जब 1, 1 लिखेंगे तो 1, 2 भी लिखेंगे, ऐसे 1, 1 लिया आपने तो 1 से स्टार्ट होने वाला जितना भी है वो आप लिख दीजिए। तो एक तो ये है, एक ये भी है, 1, 2 भी है और 1, 3 भी है, तो दोनों आप लिखिए यहाँ पर 1, 3। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये 1 दोनों में है, तो फिर 1, 2 होना चाहिए। तो 1, 2 तो ऑलरेडी गिवन है, ज़रूरत ही नहीं अलग से करने की। यहाँ पर भी देखिए ये दोनों सेम है, तो 1, 3 होना चाहिए, 1, 3 भी ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे इसमें कि जब भी कभी A, B है और दूसरा B, B हो जाए तो तीसरे पेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि A, B पहले से ही गिवन होता है। या फिर ऐसा हो जाए पहले A, A हो जाए फिर A, B हो, तो भी कंडीशन सेम है, A, B यहाँ पर होगा। मतलब कुल मिलाकर के अगर एक पेयर से जो है क्लेम का मतलब ये होता है, जानते हैं, क्लेम का मतलब है कि जो किसी भी पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है उसी से स्टार्ट होने वाले कितने पेयर हैं उन सभी पर क्लेम कर लीजिए और फर्स्ट और फोर्थ को ले लीजिए। ठीक, अगर सेटिस्फाइड हो गया, मिल गया, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव। तो 2 का हमने चेक कर लिया। ठीक है, 4, 4 में आइए, 4 से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, 1, 3 में आइए, तो 3 से ये स्टार्ट हो रहा है, तो 1, 3 ऑलरेडी है। 3, 3 में आइए, तो 3 से स्टार्ट होने वाला ये अकेला है, तो 3, 2, तो 3, 2 पहले से ही दिया है, ये भी हो गया, यानी ये हो गया ट्रांजिटिव। सभी पेयर के लिए सेटिस्फाइड है। किसी भी पेयर को ले लेते हैं, चलिए जैसे 3, 3 लिया हमने, 3, 3 बहुत जल्दी आप लिख सकते हैं और कर सकते हैं इसको। ये है 3, 2 है ये। अब ये दोनों सिमिलर हैं, देखिए यही आपको चूज करना होता है, तो फिर आपको ये लेना होगा। तो 3 और 2 ये खुद ही है, इसलिए आप सीधे लिखेंगे R इज ट्रांजिटिव, यानी ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी हो जा रहा है
ट्रांजिटिव भी हो जा रहा है। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन 5 में हम आप लोगों को एक सिंपल वे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। ज़रा देखिए कितने रिलेशन इसमें मैं आपको बता रहा हूँ जो आसानी से आप चेक कर लेंगे। जैसे सब पहला रिलेशन हमने लिख दिया कि r इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट x इक्वल टू वाई, यानी यहाँ पर जो रिलेशन है वो इक्वलिटी, यहाँ पर जो रिलेशन है वो किसका है, इक्वलिटी का रिलेशन है। अब ज़रा गौर से देखिए सिंपल तरीके से बिल्कुल, अगर हम x इक्वल टू एक्स रखते हैं तो सेटिस्फाइड है यानी कि रिफ्लेक्सिव। x इक्वल टू वाई है तो अगर हम y इक्वल टू एक्स रखते हैं सेटिस्फाइड है यानी कि सिमेट्रिक। थर्ड, अगर x इक्वल टू वाई है तो y इक्वल टू जेड है तो डेफिनेटली x इक्वल टू भी जेड होगा, यानी कि ये वाला रिलेशन आप देखते ही आप लिख सकते हैं इसको कि r क्या है, ये r इज इक्विवेलेंस रिलेशन, एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया। इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को चेक कर लिया आपने, बिल्कुल ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ओरली पता लग गया आपको। इसी तरीके से सेकंड में आइए ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ r इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट x लेस देन वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू r, ये हो गया। अब इसको आपको चेक करना है। जब इसे चेक करेंगे तो डेफिनेटली देखिए जैसे x लेस देन वाई है, जब x लेस देन वाई है तो क्या y लेस देन x हो सकता है। पहले आप रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। चलिए इसमें क्या x लेस देन x हो सकता है, यानी इन दोनों जगह पर x ही रखेंगे आप, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। दूसरे पर आइए ज़रा, x लेस देन y है तो क्या y लेस देन x हो सकता है, बिल्कुल नहीं, ना ये हो सकता ना ये हो सकता। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको लिखना होगा नॉट रिफ्लेक्सिव, यहाँ पर लिखना होगा आपको नॉट सिमेट्रिक, थर्ड वाले में जब आएंगे आप तो आप ये देखिए x y से छोटा है, y भी जो है नेक्स्ट लेंगे आप तो z से छोटा है। जब x y से y z से तो डेफिनेटली x z से छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव ओनली, यानी लेस देन का जो रिलेशन है, ग्रेटर देन का रिलेशन है, वो सिर्फ ट्रांजिटिव होगा, ना तो रिफ्लेक्सिव होगा ना सिमेट्रिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7। क्वेश्चन 7 में आप कोई भी ले सकते हैं। सपोज करिए कि हमने लिया जो है एक लाइन, ठीक है, लाइन L1 पैरेलल टू L2, इनको सिंपल वे में आप समझ लीजिए, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। लाइन L1 पैरेलल टू L2 है, ये रिलेशन है आपके पास, ठीक। तो अगर ये रिलेशन है तो क्या L1 पैरेलल L1 खुद होगा, बिल्कुल होगा, हर एक लाइन अपने लाइन के पैरेलल ही होती है, ठीक है। दूसरा नंबर, अगर L1 पैरेलल है L2 तो क्या L2 पैरेलल नहीं होगा L1 के, बिल्कुल होगा। मतलब एक लाइन आप समझ सकते हैं, एक लाइन ये दी है और दूसरी लाइन ये दी है, ये L1 है और ये L2 है। जब दोनों पैरेलल हैं तो जस्ट अपोजिट भी दोनों पैरेलल हैं। इसका मतलब है कि पहला रिफ्लेक्सिव हो गया, दूसरा सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक। तो पहले इसको यहाँ पर लिख दीजिए आप, ये हो गया रिफ्लेक्सिव, ये हो गया सिमेट्रिक। थर्ड नंबर को चेक कर लेते हैं। चलिए थर्ड नंबर में ट्रांजिटिव, तो थर्ड नंबर में ट्रांजिटिव को जब चेक करेंगे
तो ट्रांजिटिव के लिए आपको एक थर्ड एलिमेंट आपको लेना ही होगा। तो जब L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो डेफिनेटली तीसरी लाइन, ये दो के पैरेलल तीसरी है, तो 100% L1 भी पैरेलल होगा L3 के। इसका मतलब है कि ये रिलेशन पैरेललिज्म का रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, यानी कि R इज ट्रांजिटिव। यानी इक्विवेलेंस, क्या कहेंगे इसको, इक्विवेलेंस हो गया। इस तरीके से, यानी कोई भी स्टेटमेंट आता है तो बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल में। जैसे एक चीज़ और आते हैं इसमें, एक और बताते हैं आपको इसमें, 8th नंबर, क्वेश्चन 8। ठीक है, ये पूरा हम लिख नहीं रहे हैं क्योंकि आसानी से इसको आप समझ सकते हैं, इसलिए हमारे पास एक ये एक्स और वाई एक्सिस का एक डायग्राम है। ठीक, एक्स है, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश। सपोज करिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, एक पी, यहाँ पर पी है पॉइंट, यहाँ पर है क्यू, ये दो पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, कहीं पर भी ये ओरिजिन है। और अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम P इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन Q, दोनों बराबर है। यानी जो रिलेशन आया वो ये है कि A, B इस तरीके से हैं सच दैट OP इक्वल टू OQ। ठीक है, यहाँ पर अब आप ज़रा देखिए, अगर OP और OQ इक्वल है तो क्या OP इक्वल टू OP होगा? बिल्कुल होगा। यानी अगर आप इसको चेक करेंगे रिलेशन R को, A लिखेंगे, A का मतलब हुआ कि OP इक्वल टू OP, डेफिनेटली भाई वही डिस्टेंस बराबर ही होगी ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, ओरिजिन से P की डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, ओरिजिन से P की डिस्टेंस बराबर है ओरिजिन से Q की डिस्टेंस के, तो जस्ट अपोजिट भी दोनों बराबर होंगे भाई। ओरिजिन से Q जितना है उतना ओरिजिन से P है, उतना P है उतना Q है। इसका मतलब दूसरा अगर आप लिखते हैं जस्ट अपोजिट करके B, A करके, तो भी तो मतलब इसको आप ये मान के चल सकते हैं कि ये x है, ये x है, ये y है। तो अभी जैसे मैंने जस्ट बताया, सेम कंडीशन आप समझिए, ये वाला, ये जो मैंने आपको बताया x इक्वल टू वाई का रिलेशन, सेम कंडीशन, बिल्कुल एग्जैक्टली वही रिलेशन है, वही आपको यहाँ पर लिखना भी है। ठीक, तो फिर क्या हम OQ इक्वल टू OP लिखेंगे तो क्या गलत होगा? बात तो बराबर ही होगी ना, x इक्वल टू वाई या फिर y इक्वल टू x। ठीक है, बिल्कुल सिंपल समझ सकते हैं आप कि इसको हमने x लेट कर लिया और इसको y लेट कर लिया, तो इसको आप लिख सकते थे R इक्वल टू x, y सच दैट x इक्वल टू y। ये बस आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। ये कंडीशन हो गई, यानी ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया और ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब ज़रा सोचिए कि अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है और हमने एक कोई और भी ले लिया, एक तीसरा पॉइंट हमने ले लिया, तीसरा पॉइंट R, ये R ले लिया। अब ये P बराबर यानी x बराबर y है, y बराबर z है, तो क्या x बराबर z नहीं होगा? होगा कि नहीं? होगा ना। जब R इक्वल टू A, B सच दैट OP इक्वल टू OQ है एंड R इक्वल टू BC कर सकते हैं आप इसको,
ओ क्यू इक्वल टू ओ आर है, तो डेफिनेटली एक रिलेशन और बन गया, आर इक्वल टू ए सी, और ये क्या होगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, बिल्कुल होगा। यानी क्वेश्चन वही है बच्चों, एक्स इक्वल टू वाई वाला ही, बस केवल लिखने का तरीका बदल गया इसका। इसका मतलब है ये ट्रांजिटिव भी हो गया, इसका मतलब है कि ये बन गया क्या, ट्रांजिटिव। यानी आर इज इक्विवेलेंस, रिलेशन। अगर ऐसी थ्योरी लिख करके भी आती है तो भी आप इस तरीके से क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बहुत ही सिंपल वे में तुरंत कर लेंगे इसको भी। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, यानी सिमेट्रिक अभी आप तक पढ़ रहे थे, देख रहे थे सिमेट्रिक कैसे होता है, अब है यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन ये होती है डियर, इफ ए रिलेशन are defined as r equal to x comma y such that x y belongs to set A, किसी भी सेट पे डिफाइन, ठीक है, देन R is anti-symmetric. If x comma y, y comma x belongs to R एंड x इक्वल टू वाई, ये होना चाहिए। अगर इस तरीके से, यानी x और y x जो है ये सिमेट्रिक की कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और हो जाएगी, x इक्वल टू वाई भी होना चाहिए। यानी x इक्वल टू वाई का मतलब ये सिमिलर भी होना चाहिए, ठीक है। यानी आइडेंटिटी रिलेशन इक्विवेलेंस होता है, ठीक उसी तरीके से यूनिवर्सल रिलेशन भी इक्विवेलेंस होता है, ये दोनों ही रिलेशन। तो अगर आइडेंटिटी है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि एंटी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि एक्स वाई है तो वाई एक्स भी है, सेम चीज़ है उसमें, ठीक है, सेम एलिमेंट होंगे, तो हम उसको कह सकते हैं एंटी सिमेट्रिक। यहाँ पर आपको नोट लिखना है ये, आइडेंटिटी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन। must be an equivalence relation। ये ध्यान रखना है बच्चों आपको, आइडेंटिटी रिलेशन भी और यूनिवर्सल रिलेशन भी, ये दोनों को दोनों हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, रिफ्लेक्सिव भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है, क्लियर? ओके डियर, अब इसके बाद एक लेक्चर आपको और मिलेगा इसमें, लेक्चर 5 रिलेशन का, जिसमें से कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन होंगे, यानी वो सभी टाइप जो है किसी भी चैप्टर में
बन सकते हैं, जितने मेथड, जितने कॉन्सेप्ट, जितने ट्रिक हैं, उतने लेक्चर के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके बेटा, तो चलिए मिलते हैं जो है अब नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू।